हेलो एवरीवन। तो आप सभी का मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल सरल साइंस बाय कल्पना पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे थे, उसका हमने एक पोर्शन पूरा कर लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं इसका नेक्स्ट सेकंड पोर्शन। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भैया हमारे पास में कार्बन क्या होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। उसके बाद में हमने देखा था कि कैसे कैसे इसके शेल और सब शेल में इलेक्ट्रॉन फुलफिल है। आफ्टर दैट इसमें हमने देखा था कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद में हमने देखा था कि कैसे हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे क्रिएट हो रही है और कैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है। आफ्टर दैट हमने ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में हमने वाटर मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं कि भैया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? मैंने कि जैसे आपको कहा था कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है नॉन मेटल्स की, क्या कि भैया नॉन मेटल्स के लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भैया जो आपके पास में कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कि वीक है ना, फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? वीक फोर्स होता है। तो हमने क्या बोला कि भैया कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज दे हैव वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है? वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स, देयरफॉर नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पर अगर कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात करें स्टूडेंट, तो भैया हमारे पास में यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन है ना रिमेन नहीं था, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं तो भैया इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास में, मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं बचेगा। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं रहेगा तो हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा ही नहीं। तो कोवेलेंट कंपाउंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन बचे नहीं रहने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, बैड कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है ये कि हाउ कार्बन अटेन नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन करता है कार्बन। अगर मैं कार्बन की बात करती हूं तो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे जाता है इसका? 1s2 2s2 और 2p क्या जाता है? 2 जाता है। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? आप बोलोगे भैया 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा? नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब या तो इसके यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे फिल हो या यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो? 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो। अगर इसको ही अटेन करना चाहता है तो ये क्या करेगा? तो हम क्या बोलेंगे कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, यस, या ये इन चारों इलेक्ट्रॉन को क्या करे भैया? लूज करे। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसका न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो बोलेगा मैं तो इन 4 इलेक्ट्रॉन को नहीं झेल पाऊं, क्योंकि पॉजिटिव जो हमारे पास में न्यूक्लियस है, पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर कौन भरा हुआ रहता है? प्रोटॉन भरा हुआ रहता है। अब प्रोटॉन भरा हुआ है इसके अंदर, तो क्या बोला जाएगा कि प्रोटॉन उतने ही चार्ज झेल पाएगा जितने उसके खुद के पास है। इसके अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? तो आप बोलोगे 6 प्रोटॉन होते हैं, जिसमें से 2 तो इसके लिए हो गए, 4 इनके लिए हो गए। अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये झेल ही नहीं पाएगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज बना ही नहीं पाएगा। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कोशिश करता है तो इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन बोलेगा अंदर का, न्यूक्लियस बोलेगा पॉजिटिव चार्ज वाला कि नहीं, मैं इन इलेक्ट्रॉनों को नहीं जाने दूंगा। अगर इलेक्ट्रॉनों को नहीं जाने दूंगा तो ना ही ये गेन कर पा रहा है, ना ही ये लूज कर पा रहा है, ना ही C4 माइनस बन रहा है, ना ही C4 प्लस बन रहा है। सही कहा क्या? अगर ऐसी बात है तो हम क्या बोलेंगे? कार्बन इज टेट्रावैलेंट। ठीक है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, जो हमने अभी अभी देखा। इट डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, ये कभी भी आयोनिक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि ना ही ये इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, लूज करने से ना ही C4 प्लस बना पाएगा और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन पर कर पाएगा, ना ही C4 माइनस बना पाएगा। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ना ही ये उतनी कैपेसिटी रखता है कि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों को गेन कर पाए। एंड वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन, और ना ही इसकी औकात है कि भैया हम 4 इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकाल सकते हैं। हमको इतनी भयंकर एनर्जी देनी पड़ेगी कि हम सोच भी नहीं सकते हैं इसके 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए।
सो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। तो ना ही ये इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है ना ही ये इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है, तो ये क्या करेगा, चलो पार्टनरशिप करते हैं, और पार्टनरशिप करके मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग बना करके ये क्या करेगा भैया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर कार्बन एटम, या तो ये अदर कार्बन एटम्स के साथ में शेयर करेगा या अदर एलिमेंट के साथ में शेयरिंग करेगा, और कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने की कोशिश करेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या, कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ओके, तो हमने क्या देखा इस स्लाइड में कि ना ही ये गेन कर पा रहा है ना ही ये लूज कर पा रहा है, क्योंकि ना ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को जाने देगा, ना ही प्रोटॉन की इतनी औकात है कि भैया बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो रख सके। तो ये क्या करेंगे भैया, शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, और कौन सा नोबल गैस, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने की कोशिश करेंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने की कोशिश करेंगे। आगे देखिएगा, आगे हम बात कर रहे हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन की, कि भैया वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन कैसे, कि इतना सारा हमने देखते हैं हर जगह कि भैया पॉलीमर में हमारे पास में कार्बन है, हम प्लास्टिक की चीजों को देखते हैं उसमें कार्बन है, बॉडी में कार्बन है, तो मोस्टली इतने जो वर्सटाइल नेचर के कंपाउंड्स ये कैसे क्रिएट कर पा रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एलिमेंट विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। इसकी 3 प्रॉपर्टी है जिससे ये ना लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्रिएट कर पाता है। सबसे फर्स्ट हमारे पास में कौन सी जा रही है, कैटेनेशन जा रही है। कौन सी प्रॉपर्टी जा रही है, कैटेनेशन जा रही है। द सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू क्रिएट चेन्स एंड रिंग्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या करता है, खुद के साथ में जुड़ करके लंबी लंबी चेन्स का फॉर्मेशन कर लेगा, और लंबी लंबी चेन्स का फॉर्मेशन भी नहीं करता है तो किसका फॉर्मेशन कर लेगा, रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। मतलब इसकी जो चेन्स है वो क्या हो जाएगी भैया, इसका लास्ट कॉर्नर और फर्स्ट कॉर्नर आपस में मैच हो जाएंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे, और वहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, रिंग्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसने इस तरीके से क्या बना लिया, इसने चेन्स बना ली, क्या बना ली, चेन्स बना ली, और इसने यहां से क्या बना लिया, रिंग्स बना लिया, क्या बना लिया, रिंग्स बना लिया। ये देखिए इस तरीके से। ओके, आगे देखिएगा, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, कैटेनेशन पढ़ ली। कैटेनेशन में सेल्फ लिंकिंग के बारे में बात की गई है। ये कौन सी चेन है, तो आप बोलोगे लीनियर चेन है। कौन सी चेन है, लीनियर। लीनियर मतलब जिसमें कोई भी ब्रांच ना हो, बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है अगली। ठीक है, ब्रांच चेन में आप क्या देखेंगे कि यहां पर सीधी चेन के अलावा भी उसमें साइड में कई ब्रांच निकल रही है। क्या दिखाई दे रहा है, कई ब्रांच निकल रही है। और आपको रिंग फॉर्मेशन में क्या दिखाई दे रहा है, एक कार्बन है ना, लास्ट वाले कार्बन से वापस लिंक होकर के किसका फॉर्मेशन कर रहा है, रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। यहां पर भी आपको 5 कार्बन की रिंग दिखाई दे रही होगी, और यहां पर आपको कौन सी रिंग दिखाई दे रही होगी, 6 कार्बन की रिंग दिखाई दे रही होगी। ओके, तो इस तरीके से कैटेनेशन प्रॉपर्टी से ये लीनियर चेन, ब्रांच चेन और किसका फॉर्मेशन कर रहा है, रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। आगे देखिएगा, टेट्रा वैलेंसी की बात करते हैं हम। टेट्रा वैलेंसी में क्या दिखाई दे रहा है हमको, कि क्या होता है कि ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है, पर ये 4 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर सकता है। मतलब इसके अगर मैं आउटर मोस्ट शेल की बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। कितनी वैलेंसी है, तो आप बोलोगे 4 वैलेंसी है। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4 वैलेंसी हो गई, मतलब 4 वैलेंसी हो गई इसकी। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको मान लीजिए बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करना है तो अपने ये चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज मतलब क्या करेगा, इसको कंट्रीब्यूट करवाएगा। ना ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा, पर क्या कर सकता है, इन चारों इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में ला सकता है। तो इसकी वजह से कार्बन खुद कार्बन से, है ना, कार्बन खुद कार्बन से, और मोनोवैलेंट एटम जो सिंगल बॉन्डिंग बनाते हैं, ये ऑक्सीजन से ना बॉन्डिंग बना सकता है, नाइट्रोजन से बॉन्डिंग बना सकता है, और किससे बॉन्डिंग बना सकता है, सल्फर से बॉन्डिंग बना सकता है। इस क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी कैसी होती है, टेट्रा वैलेंसी। तो हमने फर्स्ट क्या पढ़ा, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। सेकंड हमने क्या पढ़ा, टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी होने की वजह से भी ये चेन का फॉर्मेशन, लंबी लंबी चेन का फॉर्मेशन करता है। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स,
कि भैया इसकी क्या टेंडेंसी होती है कि ये मल्टीपल बॉन्ड भी क्रिएट कर सकता है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ये कार्बन के साथ में, मतलब खुद कार्बन कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड भी बना सकता है। इस तरीके से इसकी टेंडेंसी कैसी होती है, मल्टीपल बॉन्डिंग बनाने की। ध्यान से देखिएगा, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ये मल्टीपल बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी आई कैसी, क्योंकि इसका साइज कैसा होता है, छोटू होता है, ये छोटा होता है साइज में, इसलिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट कर सकता है मल्टीपल बॉन्डिंग में। हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, डबल। मल्टीपल बॉन्ड में कौन कौन से बॉन्डिंग आप बोलते हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान रखना, जो फोर बॉन्ड की आप बात कर रहे हो वो फोर बॉन्ड क्रिएट नहीं होगा। फोर बॉन्ड कैसे क्रिएट हो सकते हैं, या तो इस तरीके से क्रिएट हो जाए, है ना, या तो इस तरीके से क्रिएट हो जाए, या ये इस तरीके से क्रिएट हो जाए। ठीक है, या ये इस तरीके से क्रिएट हो जाए, या इस तरीके से क्रिएट हो जाए। ठीक है, या इस तरीके से क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्या हो रही है, यहाँ पर टेंडेंसी हो रही है, क्योंकि इसका साइज कैसा है, स्मॉल साइज है। कैसे बना सकता है, बाय शेयरिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग कैसे बना सकता है, मल्टीपल बॉन्डिंग बनाने के लिए इसको वन इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करना पड़ेगा भैया, इसके एटम्स के बाद, एटम्स के दूसरे एटम्स के साथ में क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और विद द एटम्स लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ईटीसी। और कौन से एलिमेंट के साथ में ये शेयर कर सकता है, ये कर सकता है भैया इलेक्ट्रॉन, है ना, अपने इलेक्ट्रॉनों को किससे शेयर कर सकता है, ये नाइट्रोजन से भी शेयर कर सकता है, ये ऑक्सीजन से भी शेयर कर सकता है। ठीक है, तो इससे कौन सी टेंडेंसी जा रही है, इसकी मल्टीपल बॉन्डिंग की टेंडेंसी जा रही है। जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है वो कितनी हो सकती है, ध्यान रखना, मोर देन वन पेयर हो सकती है, तो ही मल्टीपल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। जैसे मेरे को कार्बन, सिंगल बॉन्डिंग कार्बन बनाना है तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आपस में करेंगे। डबल बॉन्डिंग बनानी है तो दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आपस में करेंगे, यस और नो। ट्रिपल बॉन्डिंग बनानी है तो तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की क्या करेंगे, ये शेयरिंग करेंगे। सही है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास में कैटेनेशन प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, टेट्रा वैलेंसी हमने पढ़ ली, और कौन सी वैलेंसी पढ़ ली हमने पढ़ ली नेक्स्ट एट मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, है ना, जो इसकी टेंडेंसी है वो पढ़ ली। इससे ये बहुत सारे वर्सेटाइल नेचर के कंपाउंड्स बना सकता है इन तीन प्रॉपर्टी की वजह से। आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होता है, देखो यहां से एक पोर्शन हमारा खत्म हो गया, अब नेक्स्ट पोर्शन की ओर बढ़ रहे हैं, दैट इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बेसिस पर अगर मैं बात करती हूं तो ये क्या होते हैं, कि एलोट्रोपी क्या होती है, कि एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। एक एलिमेंट के क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। अब अलग अलग फॉर्म्स होते हैं तो भैया उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या रहेगी, है ना, डिफरेंट रहेगी, पर केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट मतलब जैसे उसका कलर अलग है, बॉइलिंग पॉइंट अलग है, मेल्टिंग पॉइंट अलग है, ये तो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, है ना। और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब नाइट्रोजन के साथ में ऐसी रिएक्शन देता है, ऑक्सीजन के साथ में ऐसी रिएक्शन देता है, ऐसी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, आगे देखते हैं कि एलोट्रोपी क्या होती है, एक तरीके की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक एलिमेंट बहुत ज्यादा फॉर्म्स में, मोर देन वन फॉर्म में क्या रहता है, एग्जिस्ट करता है, एंड ईच फॉर्म हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, और हर फॉर्म की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, बट इनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अगर केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है तो रिएक्शंस भी सेम जाएगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होने की वजह से इनको हम अलग अलग जैसे देख पाते हैं, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, तीनों की तीनों आपके कार्बन के बनते हैं, पर दिखने में क्या है, तीनों की तीनों अलग है। इनकी रिएक्शंस को अगर हम देखेंगे तो सेम रिएक्शंस रहेगी, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ये सब क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। आगे हम सबसे फर्स्ट बात करते हैं, वो कौन है हमारे पास में, डायमंड। कौन है हमारे पास में, डायमंड। डायमंड के बारे में हम बात करते हैं तो एक बार देखिएगा कि इट इज फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग। सबसे पहले तो मैं इसका डायरेक्टली क्या दिखाती हूँ, स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। देखो यहां पर क्या होता है, एक कार्बन 4 कार्बन से मिलकर के एक 3D रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है।
ये रिजिड स्ट्रक्चर इतनी रिजिड हो जाती है कि ये अब तक का नेचुरली फाउंड है ना हार्डेस्ट सब्सटेंस है। देखो कार्बन जो कि नॉन मेटल है, उसी का ये एक लड़का डायमंड नेचुरली फाउंड सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है, जिससे है ना कांच को काटा जाता है, हील्स को काटा जाता है, पत्थरों को काटा जाता है, तो इतना हार्डेस्ट सब्सटेंस हो गया। इसकी किस प्रॉपर्टी की वजह से? ये रिजिड 3D स्ट्रक्चर की वजह से। तो यहाँ पर एक कार्बन क्या होता है, 4 कार्बन से मिलकर के एक रिजिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर एक भी वैलेंसी फ्री नहीं है। अगर एक भी वैलेंसी फ्री नहीं है तो ये क्या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा? तो आप बोलोगे जी नहीं, यहाँ पर अगर एक भी हमको चार्ज पार्टिकल नहीं दिखाई दे रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ये नहीं करेगा। देखते हैं हम क्या क्या प्रॉपर्टी है इसकी। इट इज फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग ऑफ ईच कार्बन एटम इज covalently bonded to 4 other forming rigid 3D स्ट्रक्चर। ये क्या बनाते हैं? एक कार्बन 4 कार्बन से मिलकर के रिजिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हार्डेस्ट थिंग है अभी तक की फाउंड नेचुरली अर्थ पर। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको बताया कि एक भी वैलेंसी खाली नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो ये क्या करेगा? मतलब ये बैड कंडक्टर रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का। दिस इज बिकॉज ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच कार्बन आर इन्वॉल्व्ड इन द कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्योंकि सारे के सारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्डिंग में काम आ गए हैं। एंड नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट इन द क्रिस्टल। तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां क्रिस्टल में मौजूद नहीं था। इसीलिए तो क्या बोला मैंने कि एक भी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट नहीं है। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ही नहीं देगा। आगे देखिएगा, ये इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है? वेरी हाई होती है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड कटिंग ग्लासेस। ये किस में काम आता है? ज्वेलरी बनाने में काम आता है, ग्लास को कट करने में काम आता है, बड़ी बड़ी चट्टानों हिल्स को कट करने में काम आता है। और इसके अलावा जो कैटरेक्ट होता है आंख में, जिसे हम मोतियाबिंद कहते हैं, उसके ऑपरेशन में भी, उसके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में भी ये काम आता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास में ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में हम बात करते हैं तो देखो सबसे पहले तो मैं इसकी लेयर की बात करूंगी। यहां पर एक कार्बन 3 कार्बन से मिलता है। कितने कार्बन से मिलेगा? 3। जबकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 वैलेंसी होती है। अब एक वैलेंसी फ्री हो गई तो आप बताइए क्या ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा? तो आप बोलोगे हाँ, एक वैलेंसी फ्री है तो इजीली इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, ये हेक्सागोनली क्या बनाते हैं? लेयर्स बनाते हैं। ये कार्बन, एक कार्बन 3 कार्बन से मिलकर के क्या बना रहा है? हेक्सागोनली रिंग बना रहा है। ये क्या बना रहा है? सरफेस बना लेता है, उस रिंग्स की सरफेस बना लेता है। वो सरफेस दूसरी सरफेस से कौन से बॉन्ड से जुड़ी हुई रहेगी? वीक वांडरवाल। किससे जुड़ी हुई रहेगी? वीक वांडरवाल फोर्सेस से क्या रहेगी? जुड़ी हुई रहेगी। अब वीक वांडरवाल फोर्सेस से ऐड रहती है तो हल्का सा फोर्स लगाते ही क्या हो जाएगा? स्लिप हो जाएगा। आपने देखा हो तो आप पेंसिल का यूज जो करते हो तो पेंसिल को ऐसे घिसते हो और ऐसे करके, हाँ कितना स्लिपरी लग रहा है, ऐसा बोला होगा कभी आपने। तो किस रीजन की वजह से होता है? ये वीक वांडरवाल फोर्सेस की वजह से होता है। ठीक है, ये सब रीजन की वजह से, इसके स्लिपरी नेचर की वजह से ये किस में काम आता है? बड़ी बड़ी मशीन्स में फ्रिक्शन को कम करने के लिए ड्राई ल्यूब्रिकेंट की फॉर्म में काम आता है। किस में काम आता है? ड्राई ल्यूब्रिकेंट की फॉर्म में काम आता है। ड्राई ल्यूब्रिकेंट की फॉर्म में क्या होता है? काम आता है। आगे देखिए नेक्स्ट, ये तो हमारा पास हो गया। किसके बारे में बात कर रहे थे हम? फुलरीन के बारे में। एक बात और, इसकी मैंने अभी तो इसकी थ्योरी नहीं पढ़ाई है। ये किससे बनता है कि बॉन्डिंग होती है यहाँ पर कार्बन के मतलब कार्बन कार्बन के साथ में बॉन्डिंग हो रही है और क्या बनाता है? हेक्सागोनली लेयर्स बनाता है। हेक्सागोनल रिंग्स की क्या बना रहा है? ये लेयर बना रहा है। और ये लेयर जो रहती है वो किस में रहती है? 2D प्लेन में। एक लेयर दूसरी लेयर, जैसे एक लेयर बन गई है, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर किससे जुड़ी हुई रहेगी? वीक वांडरवाल फोर्सेस से। इट इज वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी बिकॉज लेयर्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। किसकी वजह से? वीक वांडरवाल फोर्सेस की वजह से एक दूसरे पर स्लाइड हो सकती है। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने क्या कहा? एक वैलेंसी फ्री है तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर रहेगी। बिकॉज इन ग्रेफाइट एवरी कार्बन इज बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम्स। क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से क्या है? जुड़ा हुआ है। अगर वो 3 कार्बन एटम से जुड़ा है तो एक वैलेंसी क्या रह गई? फ्री रह गई। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एवरी कार्बन एटम इज फ्री टू मूव। तो हर कार्बन का लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? फ्री रहेगा।
इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेंसिल, किसमें काम आता है, पेंसिल लीड्स बनाने में, इंजन ऑयल्स बनाने में, बैटरीज के अंदर का जो भी हमारे पास में पेस्ट होता है उसको बनाने में काम आता है, सेल्स का भी सेम सीन रहेगा। ठीक है, तो हमने किसके बारे में पढ़ा, यहाँ पर ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा। मेन क्या है, ये ड्राई लुब्रिकेंट की फॉर्म में काम आता है बड़ी बड़ी मशीन्स में, जहां पर हम ऑयल ग्रीस इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां पर हम क्या डालेंगे, इस ग्रेफाइट का पाउडर डालते हैं। ओके, आगे देखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में हम बात करते हैं फुलरीन की। ठीक है, फुलरीन क्या कह रहा है कि देखो, जो सबसे पहले फुलरीन मिला था, इसका जो कार्बन का फर्स्ट मतलब फुलरीन का एलोट्रोप था, मतलब कार्बन का एलोट्रोप फुलरीन है, उसका जो फर्स्ट मेंबर मिला था वो कौन था, C60 था। C60 था, इसमें मतलब कार्बन कितने थे, 60 थे। ये कार्बन 60 इस तरीके से अरेंज थे कि यहाँ पर 12 तो पेंटागोन्स मतलब 5 कार्बन की रिंग और 20 हेक्सागोन मतलब 6 कार्बन की रिंग। 6 कार्बन की रिंग कितनी मिल रही है, 20, और 5 कार्बन की रिंग कितनी मिल रही है, यहाँ पर 12। तो 12 तो P था, है ना, और 20 क्या था, H था। इस तरीके से हमने क्या देखा कि यहाँ पर 60 कार्बन तो 12 तो पेंटागोन्स बना रहे हैं और 20 हेक्सागोन्स बना रहे हैं, तो 12P 20H के नाम से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, फुलरीन अनोदर क्लास है किसका, कार्बन की एलोट्रोप का। सबसे पहला कौन सा मिला था, C60 मिला था। इसमें क्या था कि इसकी शेप कैसी थी, फुटबॉल की जैसी थी। आप फुटबॉल को भी नोटिस करना, आपको पेंटागोन्स और हेक्सागोन्स दिखाई देंगे, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से होती है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में ये 12 तो पेंटागोन्स हो गए, देखो पेंटागोन्स आपको अगर दिखाई दे रहे होंगे तो ये, ठीक है, और देखो यहाँ पर 20 हेक्सागोन्स, मैं आपको एक हेक्सागोन दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये देखिए, दिख गया। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने किसके बारे में बात कर ली, फुलरीन के बारे में बात कर ली। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊंगी, जो हमारे पास में हाइड्रोकार्बन्स के क्या रहेंगे, नोमेनक्लेचर रहेंगे स्टूडेंट। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो देन लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।